हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों का स्वागत है शिक्षा ग्लोबल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे हिंदी में इकाई या मापन कहते हैं, करने वाले हैं। हम फिजिक्स की शुरुआत इसी टॉपिक से करने वाले हैं। इसके बाद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, इसी तरह से हम फिजिक्स में एक एक करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा, शुरू करने से पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये प्लेटफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। तो आपको इस प्लेटफॉर्म की लेक्चर्स अगर अच्छी लगे तो आप अपने चहेतों से, अपने भाई बहनों से या अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें इस ऐप को, ताकि वो भी अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स बाय कर सके और अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन ले सके, क्वालिटी एजुकेशन। और हाँ, यहाँ पे आपको लेक्चर्स के साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। आप जैसे कि ऐप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे में माई बैचेज करके सेक्शन दिखेगा। आप वहां पे खोलने से आपको इस पेज पे ले जाया जाएगा, माई बैचेज में। यहाँ पे आपको वही सारे कोर्स दिखाए जाएंगे जो आपने बाय करे हैं या इनरोल करे हैं। मान लीजिए आपने आरआरबी एनटीपीसी का कोर्स लिया है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस सेक्शन में ले जाया जाएगा, बैचेज के सेक्शन में। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल करके दिखेगा एक सेक्शन। स्टडी मटेरियल में ही क्लिक करने से आपको नोट्स का सेक्शन मिलेगा, जहां पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और हाँ, आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आया, हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि सर, हम लोगों ने जैसे ही नाम सुना यूनिट एंड मेजरमेंट, तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि सर, आप पहले ये बताओ कि अगर मैं इकाई शब्द की बात करूं या मापन शब्द की बात करूं, तो इसका मतलब होता क्या है। तो मान लीजिए कि किसी ने मुझे कहा कि सर, आप ये बताइए कि आपकी हाइट कितनी है। अब मुझसे जब हाइट पूछ ली गई तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं अपनी हाइट बता सकता हूँ। जिस तरह से आप जब पढ़ने ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपके हाथ में एक पेन होगा, जिससे आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर नहीं बना रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठे हैं और नोट्स बनाते जाएं। तो पेन होगा, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि आपका पेन का हाइट लेंथ कितना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे नापेंगे। उसी तरह मैं भी, जब मुझसे हाइट के बारे में पूछा गया, तो मेरे पास भी अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं अपनी हाइट बता सकता हूँ। जैसे कि मैं किसी स्केल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इंची टेप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी हाइट बता सकता हूँ। तो मैंने अभी क्या करा, मैंने अपनी हाइट को मापने की बात करी। मतलब मैंने अपनी हाइट को मेजर किया। सिमिलरली, अगर मुझसे पूछा जाए कि आपके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो अगेन यहाँ पर मेजरमेंट यानी मापन की बात करी जा रही है। लेकिन फर्क ये है कि पहले हम सेंटीमीटर, फीट, इंच में बात कर रहे थे, और अब किलोमीटर में बात करेंगे। पर क्यों? क्योंकि अब लंबाई बढ़ चुकी है। तो मेजरमेंट क्या होती है? तो मेजरमेंट समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजें और समझनी पड़ेंगी, जिसमें पहला होगा फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे हिंदी में भौतिक मात्रा बोला जाता है। तो भौतिक मात्रा होता क्या है, आइए देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम देखने वाले हैं, जिसे हिंदी में हम भौतिक मात्रा कहेंगे। अच्छा, तो इसको समझाने से पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। दी quantities which can be measured or defined are known as physical quantities। एग्जाम्पल पे हो जाएगा, जैसे कि फोर्स, डिस्टेंस, टाइम,
एटीसी। इसी को हिंदी में हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि भौतिक मात्रा उन मात्राओं को कहते हैं माप सकते हैं जिसे हम माप सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। वो मात्राएं जिन्हें मापा या परिभाषित किया जा सकता है उन्हें भौतिक मात्रा के रूप में जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण में फोर्स, हिंदी में बल, दूरी, समय इत्यादि। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि जब किसी ने मेरी हाइट क्या है पूछी, इसका मतलब मैं अपनी हाइट को माप सकता हूँ या मेजर कर सकता हूँ। फिर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी टाइम कितनी हो रही है, तो आपका रिप्लाई होगा कि सर 8:30 हो रही है। मान लीजिए कि अभी 8:30 हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? 8:30 हो रही है। तो अगेन यहाँ पे हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप समय बताते हैं, दूरी बताते हैं, तो आप उसके साथ कुछ चीजें भी अटैच कर देते हैं। जैसे कि जब मैंने आपसे समय पूछा, तो आपका जवाब था 8:30। लेकिन वहीं जब मैं कहीं जाने की बात करूं, तो आंसर होगा कुछ घंटे में, कुछ दिन में। जैसे कि 8 घंटे, 10 घंटे। ठीक। यानी कि भौतिक मात्रा या फिजिकल क्वांटिटी उन मात्राओं या क्वांटिटीज को कहेंगे जिन्हें हम मेजर या डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि लंबाई, आप बता सकते हैं कि इतनी मीटर है। आपसे टाइम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इतना मिनट, इतना घंटा। दूरी पूछा जाए तो आप मीटर या किलोमीटर, इतना किलोमीटर, इतना मीटर आप बता सकते हैं। तो इन चीजों में दो चीजें आई। क्या क्या? मान लीजिए कि मैं आपसे आपके घर का और रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। तो मान के चलिए कि आपके घर से आप रेलवे स्टेशन की दूरी है 5 किलोमीटर। तो इन चीजों में दो चीजें आई पहले। ठीक। पहले हमने कुछ इस तरह से लिखा, 5 नंबर लिखा, और उसके आगे फिर हम किलोमीटर कुछ ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पर जैसे कि 5 किलोमीटर लिखा है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब आपने मुझसे मेरी हाइट पूछी, तो मेरा जवाब था मान लीजिए 180 सेंटीमीटर, या फिर 5 फीट 11 इंच। ठीक। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं सिर्फ आपको 180 या 5.11 इस टाइप से कुछ बताता या लिखता, तो क्या आपको समझ आती? नहीं आती। इसका मतलब है कि सिर्फ इन चीजों से काम नहीं चलेगा। ठीक। यहाँ बोलने का मतलब है कि अगर आपकी मम्मी आपको चावल लेने मार्केट भेजती है या दुकान भेजती है, तो क्या वो सिर्फ इतना कहती है कि बेटा 2 किलो चावल ले लेना, बेटी 5 किलो चावल ले लेना, मतलब 5 चावल ले लेना या 2 चावल ले लेना? वो क्या कहती है कि 2 किलो चावल ले लेना, या फिर 5 किलो चावल ले लेना। ठीक। 2 किलो चावल ले लेना या 5 किलो चावल ले लेना। वो तो यही कहेगी। वो ये तो कहेगी नहीं कि 2 चावल ले लेना या 5 चावल ले लेना। इसका मतलब है कि अकेले सिर्फ इन सब से काम नहीं चलेगा। तो अब सवाल उठता है कि ये है क्या? इसे हम कहते क्या हैं? तो इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक। यानी कि हिंदी में हम इसे परिमाण कहेंगे। मैग्नीट्यूड यानी हिंदी में परिमाण बोला जाता है। तो कभी भी मेजरमेंट की बात हो, तो अकेले मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। यानी कि जब भी मेजरमेंट की बात होगी, तो हमेशा दो पैरामीटर्स की बात होगी। और वो दो पैरामीटर्स में एक तो होता है मैग्नीट्यूड, जो हमने अभी देखा, जिसका हिंदी है परिमाण। और दूसरा क्या होता है? दूसरा यूनिट होता है, यानी कि इकाई, जो कि मैग्नीट्यूड के बाद लगता है, जो कि ये है सेंटीमीटर, फीट, इंच, केजी, किलोमीटर। ये आपका यूनिट है। तो मेजरमेंट में हमेशा दो पैरामीटर्स यूज होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण, और दूसरा होता है यूनिट, यानी कि इकाई।
ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। और हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि मेजरमेंट क्या है और मेजरमेंट के लिए दो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। एक बार यही सवाल एमटीएस में पूछा गया था कि मेजरमेंट के कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं मेजरमेंट के। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक तो होता है मैग्नीट्यूड, जो कि नंबर्स में लिखा गया है, नंबर्स में है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और इनके आगे जो लगता है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, इंची, वो क्या होता है यूनिट, जो कि दूसरा फैक्टर है। ठीक, तो अब हम चलते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड के बारे में इतना ही जानना जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। तो अब हम डिटेल में क्या देखेंगे, यूनिट को। तो अब हम डिटेल में यूनिट को देखेंगे। यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का हमने हिंदी देखा कि इकाई बोला जाता है यूनिट को हिंदी में। तो यूनिट क्या है, सवाल ये भी आता होगा। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पढ़े भी होंगे यूनिट के बारे में, 11 12 में, 10 में, तो उनके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि क्या ये यूनिट है क्या, क्या यूनिट की भी कोई कैटेगरी वैटेगरी होती है, क्या यूनिट भी अलग अलग टाइप की होती है। तो हम एक एग्जांपल से पहले समझते हैं इसको। जैसे कि ये शिक्षा ग्लोबल एकेडमी जहाँ पे आप क्लास कर रहे हैं, इसका मान लीजिए कि एक ऑफिस है। ठीक, शिक्षा ग्लोबल एकेडमी, और इसमें SGA। ठीक, ये शिक्षा ग्लोबल एकेडमी की ऑफिस है। तो ये तो अभी नया नया है। मान लीजिए कि कल को जाके आपको जब अच्छी लगे, आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म को। ये प्लेटफॉर्म, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो हमने डिसाइड की कि जब अच्छी खासी अर्निंग होने लगेगी, मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग होने लगेगी, अच्छी खासी अर्निंग होगी, तो हमने डिसाइड करा कि अब हमारी अच्छी कमाई होगी, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं। तो क्या काम करेंगे, तो हमने पूरी टीम ने मिलके, इन्होंने सबने डिसाइड करा कि हम एक हॉस्टल खोलते हैं। ठीक, हम एक हॉस्टल खोलते हैं। क्यों? ताकि गरीब बच्चों को हम लोग फ्री में पढ़ा सके, वहां रख के हॉस्टल फैसिलिटीज दे के वहां पढ़ाई जाएगी, उनको रखा जाएगा, उनका खाना पीना सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, जब अच्छी खासी कमाई होगी तभी ये कर पाएंगे। तो हमने डिसाइड तो करा कि हमें हॉस्टल चाहिए, पर बाद में पता चला कि अगर हम हॉस्टल बनवाते हैं तो उसके लिए तो पहले जमीन लेनी पड़ेगी। ठीक, अब जमीन लेनी पड़ेगी तो कैसी जगह जमीन लेनी पड़ेगी, जहां पर शांत जगह हो, ज्यादा शोरगुल ना हो, थोड़ा मार्केट से अंदर हो, ताकि बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। ऐसा हमने सोचा। तो हमने टीम को बोला कि ठीक है, पता लगाओ कहाँ पे ऐसी जमीन है, हम देखने जाएंगे। उन्होंने पता लगाई और पता चला कि वो जमीन आपकी है। अच्छा, आप यहाँ पे एक बहुत ही बड़े ऑफिसर पोस्ट पे हैं, SGA से पढ़ के आप बहुत बड़े ऑफिसर पोस्ट पे चले गए हैं। तो आपने देखा कि ये तो सर हैं, आपने मुझे देख के पहचान लिया कि ये तो सर हैं। तो आपने पूछा कि सर आपको जमीन क्यों चाहिए, तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा हॉस्टल हॉस्टल बनाना है, इस तरह से गरीब बच्चों को हमें पढ़ाने का ये है। अब अच्छी खासी कमाई होने लगी है, तो हम सोच रहे हैं कि गरीब बच्चों को भी फ्री एजुकेशन देना चाहिए उस एक्स्ट्रा इनकम से। तो आपने कहा कि सर आपके आशीर्वाद से तो मैं एक इतने अच्छे ऑफिसर पोस्ट पे हूँ कि जमीन तो मैं और भी खरीद सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आ, आप बस कुछ शगुन के नाम पे बस दे दीजिए और ये जमीन के कागज में बनवा दूंगा। तो हमने क्या करा कि ठीक है, हमने कुछ पैसे देके जमीन की काम डील कर लिए, कागज वागज बनवा के वहां हॉस्टल बनवा ली। बाद में ये बात बाकी और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स तक पहुंची, तो उन सब ने भी मिलकर डिसाइड करा और बोले कि सर हम भी अपने अपने हिसाब से मदद करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जिन्हें फॉरेन में ऑफिसर पोस्ट पे थे, जो
उन्होंने भी बोला कि सर इधर पे भी आप ब्रांच खोले, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो वो इंडिया हमने डिसाइड की, फिर हम चले गए। तो हमने एक चीज देखी कि हम जहां भी हॉस्टल खोलेंगे वहां हमें किस चीज की बेसिक, सबसे पहली चीज क्या है जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, वो है लैंड की। ठीक। तो हमने उसे बोला कि ठीक है, वहां पर जगह देखो कहाँ पर अच्छा है, हम वहीं पे आ जाएंगे, हम डील कर लेंगे, बात बात कर लेंगे सारी चीजें। तो हमने जैसे कि यहाँ पर आपसे डील की, आपसे जमीन ली हॉस्टल की इंडिया में। तो आपने पूछा कि सर आपको कितनी जमीन चाहिए, तो हमने कहा कि 1000 गज, 1000 गज काफी रहेगा, अच्छे खासे स्टूडेंट्स आ जाएंगे 1000 गज में, तो उनकी व्यवस्था के लिए 1000 गज काफी होगी। तो फिर हम जब फॉरेन गए तो वहां पे जो डीलर्स थे उन्होंने फिर पूछा कि सर आपको कितनी जमीन चाहिए यहाँ पे, तो हमने वहां पे कह दिया कि 1000 गज, फ्लो फ्लो में कह दिया 1000 गज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको जैसे कि फॉरेन में जब मैंने 1000 गज कहा तो उन्होंने मुझे चौंक गए और मुझे देखने लगे, ये 1000 गज क्या होता है, उन्होंने पूछा। तो फिर बाद में पता चला कि वहां पे गज जैसी कोई यूनिट है ही नहीं, कोई इकाई ही नहीं है गज। तो पता क्या चला कि गज भारत में ही इस्तेमाल होता है, और वो भी भारत में भी अगर आप लैंड की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो वहां पर भी आपको गज में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वहां पे भी आपको या तो हेक्टेयर या तो स्क्वायर किलोमीटर में करना होगा बिल। ठीक। तो वहां पर भी फॉरेन में भी क्या हुआ कि हमें स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर किलोमीटर मीटर या फिर हेक्टेयर में बताना पड़ा कि इतना जमीन चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या समझे, इसका मतलब है कि एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, हर देश में उसको जानता हो और सब कोई मानता हो उस यूनिट को। ठीक। मतलब कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसी यूनिट जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, तो ऐसे में भी हमारे पास तीन अलग अलग यूनिट्स हैं, तीन अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड यूनिट्स, हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया में हम बोल देते हैं कि दुकान पे तो भाई 2 हाथ कपड़ा दे दो, या फिर 2 उंगली बढ़ा के दे दो, या एक मुट्ठी चावल दे दो। कहीं पर भी घर में हम लोग बात कर लेते हैं इस तरह से। लेकिन ये हमारे बनाए हुए टर्म्स है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करने वाले हैं, यानी ऐसी यूनिट्स जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, यहाँ पे यूनिट्स मेनली 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो यूनिट्स मेनली 2 प्रकार के हैं। पहला बेस यूनिट, और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स, जिन्हें हिंदी में हम आधार इकाई और व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अब आगे हम जब चलते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं हम लेंथ मास, लेंथ मास टाइम को लेते हैं। ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि लेंथ की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? मीटर, सेंटीमीटर, कोई और है जो कहेगा किलोमीटर। उसी तरह जब मैं आपसे पूछूं कि मास की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? ग्राम, किलोग्राम, पाउंड। फिर समय की पूछो तो सेकंड, आवर। ठीक। यहाँ पे इतने सारे यूनिट्स आपने बता दिए, और भी यूनिट्स होते हैं। तो मतलब यहाँ पे अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए लेंथ की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर बताई गई, मास की यूनिट ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, टाइम को सेकंड, आवर, इतने सारे यूनिट्स बता दिए गए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ एक्चुअल में सही कौन है और गलत कौन है? जिसने मीटर बताई वो क्या सही है,
या जिसने सेंटीमीटर बताई, या फिर किलोमीटर बताने वाला सही है। उसी तरह ग्राम, केजी, पाउंड, कौन सही है, कौन सी यूनिट सही है, कौन सी सही यूनिट है, सेकेंड, आवर, कौन सी। तो यहाँ पर यह है कि कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, सारे यूनिट है, लेंथ की ये सारी यूनिट्स है, मास की ये सारी यूनिट्स है, टाइम की ये सब यूनिट्स है। तो मतलब ये है कि इनका कोई सिस्टम सेट है। सिस्टम किस चीज का, कि हमें मीटर कब यूज करना है, कब हमें सेंटीमीटर यूज करना है। तो इस टाइप से हमारे पास तीन सिस्टम्स है। कौन कौन से, तो वो सिस्टम्स है, पहला है आपका सीजीएस सिस्टम, दूसरा है आपका एफपीएस सिस्टम, और तीसरा आ जाता है एमकेएस सिस्टम। ठीक, अब सर आप सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस तो लिख दिए, पर ये है क्या। अच्छा, बहुत से लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। तो सी, जैसे कि यहाँ पर सीजीएस में पहला क्या है, सी है, तो सी से हम लिखेंगे सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकंड। ठीक, उसी तरह एफपीएस, एफपीएस में क्या क्या होगा, तो एफ से, तो एफ से फुट, फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। उसी तरह एमकेएस, एमकेएस में हो जाएगा एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। तो जब हम सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे जहां पे, वहां पे हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। जब हम एफपीएस सिस्टम यूज करेंगे, और एफपीएस सिस्टम ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है, तो एफपीएस जब भी यूज करेंगे तो वहां पे फुट, पाउंड और सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। एमकेएस में मीटर, केजी और सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहां आपने देखा तीन प्रकार के सिस्टम्स, कौन कौन से, तो यहां हमने देखा सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम। ठीक, ठीक, यहाँ पे ये तीन सिस्टम्स देखे। लेकिन आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर एग्जामिनेशन में तो हम सबसे ज्यादा एसआई यूनिट से सवाल देखते हैं, पर यहाँ तो ऐसा यूनिट या ऐसे सिस्टम जैसा तो कुछ दिखा ही नहीं, सिर्फ सीजीएस, एफपीएस या एमकेएस दिखा। तो सर आप पहले ये बताओ कि ऐसा यूनिट है कहाँ, ऐसा सिस्टम कहाँ है। तो आप सब लोग ये याद रखिएगा अब से कि ये जो एमकेएस सिस्टम है, यही आपकी एमकेएस प्रणाली, एमकेएस सिस्टम, यही आपकी एसआई सिस्टम है, या एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट इसी से आया। ठीक, एमकेएस सिस्टम ही एसआई सिस्टम है, जहां पर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, करते हैं। अच्छा, आप लोग अब जान गए हैं कि एमकेएस सिस्टम को ही इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में अपनाया गया है, यानी अडॉप्ट किया गया है, और इसी को ऐसा यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, यहां मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। तो सवाल क्या है, सवाल यह है कि आप बताएंगे कि टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, और आपके ऑप्शंस है आवर, मिनट, सेकंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, आवर, मिनट, सेकंड, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप यहां पे सेकंड के साथ जा रहे हैं, किसके साथ, सेकंड के साथ, देखिए, तो एम्पियर सिस्टम ही तो ऐसा ही सिस्टम। अच्छा, आपको पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि टाइम में सेकंड, आवर, मिनट कुछ भी हो, ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा यूनिट की बात नहीं की है, यहाँ पे जस्ट हमने यूनिट की बात की, और ये सारे यूनिट्स हैं। लेकिन जब हम ऐसा यूनिट पे आते हैं, तो ऐसा यूनिट में सिर्फ एमकेएस सिस्टम में जो यूज होगा वही ऐसा यूनिट में बोला जाएगा। इसीलिए अगर यूनिट पूछा जाता कि टाइम की यूनिट क्या है,
तो फिर आपका आंसर डी होता। बट यहाँ पे ऐसा यूनिट पूछी जा रही है, तो आंसर आपका सी है, सिर्फ सी, सेकंड। ठीक। ये क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आप ये बताइए कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, डी सी केल्विन, या डी ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, इन क्वेश्चंस के आंसर तो मैं वीडियो में बता ही दे रहा हूं, पर आप भी आंसर जानने से पहले एक बार खुद से भी ट्राई किया करें, फिर आंसर देखें। अच्छा, तो इस सवाल का आंसर होगा केल्विन। जो लोग सी केल्विन के साथ जा रहे हैं वो सारे सही हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ही रैंडमली पूछा जाता है एग्जाम्स में, और स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं तो गलत कर देते हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। इजी है बट कंफ्यूजन के कारण डाउट रॉन्ग कर देते हैं। ठीक। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आप लोगों को अगर क्लास करने के बाद भी कुछ अगर डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे 9540474776 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, यहाँ पे डाउट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही या टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड डाउट ही पूछे। आपको अगर ट्रस्ट हो एक भाई के जैसे, एक फ्रेंड के जैसे, तो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो भी आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं मुझे, एक फ्रेंड की तरह। ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे? अब उसी तरह एमकेएस, तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या क्या होते हैं। तो एक बार सीजीएल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था कि उसमें करंट, चार्ज और सब चीज दिया हुआ था, ठीक है ना? और उसमें रेजिस्टेंस निकालना था। अगर आप पहली बार ये सब टर्म सुन रहे हैं तो घबराइएगा मत, क्योंकि आगे चल के टॉपिक्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स में ये सब चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें क्या था कि करंट, चार्ज सब चीज दिया हुआ था, बट रेजिस्टेंस नहीं निकालना था। लेकिन उसमें क्या था कि जवाब लास्ट में लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि आपको जवाब, रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पता होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक। बट वहां पे था कि आपको आंसर जो देना है वो मेगा ओम में देना है। अब हुआ क्या कि वहां पे जो स्टूडेंट था उसे सारे फॉर्मूले पता थे, सब कुछ याद था, सारे फॉर्मूलाज याद थे, और वो बना भी लिया था। बट आपको पता है उसे 10 की पावर के बारे में नहीं पता था कि 10 में कितना पावर होता है, तो उसका नाम क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में उसने नहीं पढ़ा था। और इसके कारण क्या हुआ कि उसे मेगा में 10 में पावर कितनी होती है नहीं पता थी, और इसके कारण उसे ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ा। इसी तरह से ये तो हुआ पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन एसएससी जीडी, आरआरबी टेक्नीशियन, एएलपी, ये सब में पूछा गया था कि पेटा पेटा में 10 की पावर कितनी होती है। ठीक। पेटा में 10 की पावर कितनी होती है, तो आपको एग्जाम्स में ये ऐसे इस टॉपिक से 10 की पावर या 10 की घात वाले टॉपिक से आपको इसी तरह के दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो वो न्यूमेरिकल्स देंगे और लास्ट में 10 की पावर यूज करके उसका आंसर बताना है, या फिर ऐसे सेकंड टाइप का जिसमें डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ये नाम है, या फिर 10 की पावर इतनी है तो उसका क्या नाम होगा, इस तरह से। जैसे कि एक हम नॉर्मल यूनिट लेते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही यूज होता है।
जैसे कि आपको पता होगा कि एक किलोग्राम एक किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, ग्राम तो यूनिट है, बट 10 की पावर कौन दिखा रहा है, किलो। इसका मतलब है कि एक किलो बराबर 1000 हो रहा है। 1000 का मतलब 10 पे पावर 3। तो जब भी 10 पे पावर 3 होगा वहां पे किलो लगेगा। ये समझ आ गया। तो इसी तरह करके हम 10 की पावर आज देखेंगे। और भरोसा रखिए कि आपने अगर पहले पढ़ा भी है और आज तक याद नहीं हुआ है, तो आप भरोसा रखिए कि आपको इस लेक्चर से, आज देखने के बाद इस लेक्चर को आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद भी हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको रेगुलर थोड़ा रिवीजन करते रहना है, ताकि आप भूले ना। ठीक, तो चलिए अब हम 10 की पावर देखते हैं। तो 10 की पावर कितनी होती है, तो हम देखेंगे। 10 की पावर जब 1 होगी तो उसे हम डेका कहेंगे। आप बस निश्चिंत होकर देखते रहिए, ठीक ना, और नोट्स भी बनाते जाइए। पहले मैं ये पूरा लिख लूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे करना है। फिर आएगा 10 पे पावर 2, जिसे हम कहेंगे हेक्टो। 10 पे पावर 3 हमने अभी देखा, इसको क्या बोलते हैं, किलो। इसी तरह 10 पे पावर 4, आप ही लिखते जाए साथ में। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपने देखा क्या कि 10 पे पावर 1 2 3 हमने रेगुलर सीरियली वाइज लिखा। ठीक, बट आपको पता है कि 10 के पावर 3 आने के बाद फिर पावर में 3 का मल्टीपल स्टार्ट हो जाता है, फिर सीरियली वाइज नहीं चलता है। तो यहाँ पर, यहाँ से अब क्या होगा, 3 2 6, 3 का मल्टीपल शुरू हो जाएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक, मेगा। 6 के बाद क्या होगा, मल्टीपल 3 का 9, तो 9 क्या होगा, गीगा। फिर 9 के बाद 12, 13, फिर 15, पेटा। फिर 15 के बाद 18, 18 का कितना हो जाएगा, एक्सा। उसके बाद 10 पे पावर 21, 21 को क्या बोलेंगे, जेटा। 10 पे पावर 24, ये क्या हो जाएगा, योटा, वाई। अच्छा, मैं डिक्टेट कर करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कहीं पर मेरी हैंडराइटिंग समझ ना आए तो आप डिक्टेशन से समझ जाएं कि वहां पर मैंने क्या लिखा है, वाई, योटा, वाई। फिर 10 पे पावर 27 और 10 पे पावर 30। तो 10 पे पावर 27 का क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं, रोना, आर, और क्वेटा, क्यू, QUETTA, क्वेटा। ठीक, क्यू। अच्छा, आपको ट्रिक बताने से पहले आप लोगों से फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और आप पॉज करके इसका जवाब कॉपी पे लिखेंगे, फिर आप आंसर देखेंगे। तो सवाल यह है कि, सवाल नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे ट्रिक बताया जाएगा। सवाल यह है कि आप मुझे ये बताइए कि 100 में अगर पावर 2 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब कौन सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आपका ऑप्शन है 10 पे पावर 6, 10 की घात 6, बी 10,000, सी 10 पे पावर 4, या डी बी एंड सी बोथ। आप जवाब कॉपी में लिखें, उसके बाद जवाब देखें। तो इसका आंसर जिन्होंने भी डी दिया है
वो सारे सही हैं। कैसे? तो 100 पे पावर जब 2 है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 100, यानी कि अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 4 जीरो, यानी कि 10,000, जो कि बी है। अगर हम लोग 10 पे पावर पे लिखें तो जितना जीरो है उतना पावर पे आ जाएगा, 1 2 3 4 4, तो सी। और ऐसे ही इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल कर लेते हैं इसी टाइप में। तो अगला सवाल यह है कि 100 पे पावर अगर जीरो होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? और आपके ऑप्शन है ए 100, बी 0, सी 1 या डी नन ऑफ द अबव, नोटा। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? आंसर कॉपी में पहले लिखे फिर आंसर देखें, लॉजिक भी रखें कि क्यों वो आंसर है। तो इस सवाल में बहुत लोग कंफ्यूज भी किए होंगे और आंसर भी गलत दिए होंगे, लेकिन अब आपका कभी भी ऐसे सवाल में गलत नहीं होगे। तो इस सवाल का आंसर होगा आपका, जिन्होंने भी सी का 1 जवाब दिया है वो सारे सही हैं। कैसे? क्योंकि कोई भी नंबर हो, क्यों ना वो 989 या फिर इन्फिनिट तक है और जीरो पावर है, तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब क्या है कि नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए मैंने m पे पावर अगर जीरो लिख दिया तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। कुछ भी हो जिस पे पावर जीरो है, आप ऐसे समझ सकते हैं ना, जिसके पावर पास जीरो पावर है, कोई पावर ही नहीं है, तो वो तो जीरो ही हुआ ना, 1 ही है, वो अकेला है जिसके पास पावर नहीं है। जिसके पास पावर है वही तो बड़ा हुआ, जिसके पास जितना पावर है वो इतना बड़ा हुआ। तो उसी तरह यहाँ पर भी समझे, तो यहाँ पर भी उसी तरह की, जहां पर भी जिसके पास भी जीरो पावर होगी, कितना भी नंबर बड़ा हो, तो वैल्यू 1 ही होगा जीरो पावर में। अब हम आते हैं 10 की पावर, देखते हैं इसका ट्रिक कि इसको याद कैसे करें हम। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो कि लॉजिकल तो नहीं है, बट आपके याद करने के लिए अच्छा है। आप इससे याद कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे अच्छी ट्रिक है तो आप हमें भी शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ भी। तो इसका ट्रिक क्या है कि डी एच के जरा एम जी टाइप करो। ट्रिक ट्रिक आपका क्या है? डी एच के जरा एम जी टाइप करो। अब यहाँ पे डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डेका, यानी कि 10 पे पावर 1। एच का मतलब क्या है? हेक्टो, यानी 10 पे पावर 2। के का मतलब है किलो, 10 पे पावर 3। जरा की कोई वैल्यू नहीं है। अब आते हैं एम। एम यानी कि, अच्छा इधर देखते जाइएगा, 10 पे पावर 1 डेका, 10 पे पावर 2 हेक्टो, 10 पे पावर 3 किलो। अब क्या है? 10 पे पावर 6 मेगा। तो एम से मेगा, 10 पे पावर 6। इसी तरह जी, जी यानी कि गीगा। तो 6 के बाद क्या पावर आएगी? मैंने क्या बताया, 3 के बाद 3 का मल्टीपल होता है, तो 6 के बाद 10 पे पावर 9 आएगी। उसके बाद टी, टेरा, 9 के बाद 10 पे पावर 12। वाई का काम नहीं है। पी, पी से पेटा, 10 पे पावर 15। ई से एक्सा, 10 पे पावर 18। तो यहां तक आप एटलीस्ट याद कर लें इस ट्रिक से, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो ये आपका पहला ट्रिक हो गया, डीएच के जरा एमजे टाइप करो। इसको आप रिवीजन करते रहें तो आप नहीं भूलेंगे। डी से डे का 10 पे पावर 1। एच का मतलब है हेक्टो, एच से हेक्टो 10 टू द पावर 2। के से किलो, 10 पे पावर 3। उसी तरह एम आता है, जरा का कोई वैल्यू नहीं है, जरा नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर करेंगे। एम का है, आता है एम से मेगा, 10 पे पावर 6, क्योंकि 3 के बाद 3 का मल्टीपल शुरू हो जाता है। जी से होता है गीगा, जिसका पावर होता है 10 पे पावर 9। उसी तरह टेरा, 10 पे पावर 12। पेटा, 10 पे पावर 15। ई पे पावर
ई यानी कि एक्सा 10⁻18। ठीक, तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने अभी देखा कि 10 की पावर जो धनात्मक है 10 में, तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि सर यहाँ पर 10⁻1 देख रहे हैं, 10⁻2 देख रहे हैं, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, यानी कि यहाँ पे हम सारे घनात्मक देख रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव पावर देख रहे हैं। क्या इसका नेगेटिव भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है? तो हाँ, होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ऋणात्मक पावर्स के बारे में। तो 10⁻−1 DC D, 10⁻−2 सेंटी C, सेंटी आपको याद होगा सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, वहां पे जैसे कि आपने देखा डेका, 10⁻1 डेका लिखा हुआ था। तो आप जब भी स्टोरीज या हिस्ट्री के बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें कैसे लिखा रहता है कि डिकेड, इतना डिकेड पहले की कहानी है। तो वो डिकेड यहीं से आया है, मतलब डेका, डेका से ही डिकेड आया है, मतलब 10 साल पहले की बात हो रही है, डिकेड। अच्छा, 10⁻−3 मिली, 10 पे पावर, अब 3 आ गया, 3 के बाद 3 का मल्टीपल होगा, 1 2 3, ये सीरियली वाइज चलेगा। अब 3 के बाद 3 का मल्टीपल शुरू हो जाएगा, तो 3 का मल्टीपल 6 - 6, यानी कि इसको बोलेंगे माइक्रो। 10⁻−9 नैनो एन, 10⁻−12 नैनो के बाद पिको, 10⁻−15 फेम्टो, 10⁻−18 क्या हो जाएगा, एटो। इसके बाद 10⁻−21 हो जाएगा जेप्टो। जेप्टो आप याद रखिएगा, क्योंकि जेप्टो एक कंपनी है फूड डिलीवरी की, जो 10 मिनट या 30 मिनट में खाना पहुंचाती है, तो हो सकता है पूछा जाए। 10⁻−21 के बाद -24 पावर में आएगा 3 का मल्टीपल, तो जेप्टो। तो 10⁻−24 को क्या बोलेंगे, योक्टो। 10⁻27 रोंटो, और 10⁻−30 क्विक्टो। ये 30 से बाहर नहीं पूछता, 30 से बाहर नहीं पूछेगा। ऐसे तो नेगेटिव वाला तो बहुत कम ही पूछता है, ज्यादातर पॉजिटिव वाला ही पूछता है, बट 30 से बाहर नहीं पूछेगा। और यहाँ तो मैं आपको 18 तक का ट्रिक भी दे रहा हूँ याद करने के लिए, जो कि आपको रिवीजन करते रहना है ताकि आप भूले नहीं। तो इसका ट्रिक हो जाएगा कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, गांव में घूम रहे हैं, घूमते घूमते उन्हें क्या मिला, उन्हें देसी सेंट मिली। उन्हें क्या मिली, देसी सेंट मिली घूमते घूमते। उन्होंने क्या करा, लगा के देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये सब लॉजिकल नहीं है, ये जो ट्रिक्स बताया जा रहा है ये लॉजिकल नहीं है, बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक, तो आपको अगर लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है तो आप मत देखिए ये ट्रिक। अगर आप ऐसे अगर याद कर सकते हैं खुद से तो आप ट्रिक मत देखिएगा, आप ट्रिक यूज मत कीजिएगा। बट आपको ट्रिक का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कितनी चीजें हैं याद करने के लिए। लगा के MNP फेम से मिलने, अब मिलने जा रहे हैं MNP फेम से। सेंट मिली, देसी सेंट मिली, लगा के MNP फेम से मिलने। MNP यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि MNP कुछ समय पहले जब
रिचार्ज के प्राइसेस बढ़ाए गए थे, तो बहुत लोग क्या करवा रहे थे, पोर्टेबल पोर्ट करवा रहे थे अपने मोबाइल नंबर को। तो एमएनपी का फुल फॉर्म ऐसे होता है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ठीक, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी होता है। और याद रखिएगा, ये आप कोना में स्टार देके लिख भी सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर या आईटी वाले सेक्शन में पूछा भी जा सकता है। एमएनपी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, वो करवाने किससे गए? अगर आप कहीं जाते हैं कहीं पर भी, तो आपको उसके लिए तो जाने के लिए कुछ साधन तो चाहिए होगा। आपको बाइक से जाएं, स्कूटी से जाएं या ऑटो से जाएं। तो यहाँ पे ये लोग जो थे दोनों दोस्त, ये किससे गए? ऑटो से चला, ये लोग ऑटो से चला। ठीक, देसी सेंट मिली लगा के एमएनपी फेम से मिलने ऑटो से चला। थोड़ा सा अटपटा है ट्रिक, बट याद रखिएगा तो एग्जाम में आपका काम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, देसी यानी कि देसी 10 पे पावर -1, सेंट यानी कि सेंटी 10 पे पावर -2, मिली 10 पे पावर -3। अब -3 आ गया। इसके बाद अच्छा, लगा के का कोई काम नहीं है। अब आता है एमएनपी। एमएनपी से एम, एम यानी कि माइक्रो। अब क्या है कि -3 हो गया, और क्या बताया गया कि 3 के बाद 3 का मल्टीपल शुरू हो जाता है, तो माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6, 10 की घात -6, ऋणात्मक। ठीक, एन से नैनो 10⁻⁻9, पी से पीको 10⁻⁻12, फेम से फेमटो 10⁻⁻15। उसके बाद इधर से का कोई काम नहीं है, मिलने का कोई काम नहीं है, से चला कोई काम का नहीं। ऑटो, ऑटो यानी कि अट्टो, अट्टो का पावर हो जाएगा 10⁻⁻18। ठीक, देसी सेंट मिली लगा के एमएनपी फेम से मिलने ऑटो से चला। ठीक, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको रिवाइज करते रहें तो आप नहीं भूलेंगे, और बिलीव रखिए कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रेशर में भी, ये अगर याद रखेंगे तो। क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर में बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए ये ट्रिक्स याद रखिएगा। जो जो मैं दूंगा, जहां ट्रिक का जरूरत पड़ेगा वहां पर लॉजिक मत ढूंढिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे ट्रिक्स जो लॉजिक रहेंगे, बट बहुत सारे इलॉजिकल भी रहेंगे। तो चलिए, हम इतना समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट के लिए। तो चलिए, अच्छा, अब हमने अभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाना कि किसी चीज को आप मेजर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, उसे ही हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। या ये हम लोग शुरुआत में ही जाने थे। ठीक, एग्जाम्पल, आप जिस पेन से लिख रहे हो उसकी लंबाई आप मेजर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। दैट मीन्स कि जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं या टाइम की बात कर रहे हैं कि कितना समय लग रहा है, तो मेनली हम यहाँ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये दो टाइप्स की होती है। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये दो प्रकार की होती है। पहली फंडामेंटल, दूसरी डिराइव्ड। ठीक, यानी कि ये हो जाएगी आपकी मौलिक मात्रा, और ये हो जाएगी व्युत्पन्न मात्रा। ठीक, हिंदी में इसे हम भौतिक मात्रा, दो प्रकार के होते हैं, एक है मौलिक मात्रा और दूसरी है व्युत्पन्न मात्रा। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ नाम तो बता दिए सर, लेकिन ये होता क्या है? तो ये दोनों बताने से पहले हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट देख लेते हैं, जैसे कि
पहला लेंथ, यानी हिंदी में लंबाई। इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर होगी। दूसरा मास, द्रव्यमान हिंदी में, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी केजी। तीसरा टाइम, यानी समय, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में विद्युत प्रवाह कहेंगे, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पेयर। पांचवा टेम्परेचर, तापमान, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी केल्विन। छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी हिंदी में पदार्थ की मात्रा। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मोल। 7 मार्केटिंग वाली मोल नहीं, वो होती है MALL, यहां पर होगी MOL। सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी हिंदी में दीप्त तीव्रता, और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कैंडेला। ठीक, तो यहाँ पे है क्या कि आप में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे इसको और पता भी होगा आप लोगों को। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अच्छा, अब आप बताइए कि वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग की एसआई यूनिट क्या होगी? तो आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है या फिर फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता होगा कि लंबाई मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही आपने पढ़ा है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? लेंथ और टाइम, लेंथ बाय टाइम। तो यहां पर देखिए, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम की सेकंड, तो बट्टा सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहां पे हमने क्या देखा कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है उसमें मीटर भी कहीं और से आया है और सेकंड भी कहीं और से आया है। लेकिन क्या यहाँ पर जो ये 7 यूनिट्स लिखे हुए हैं ऐसा यूनिट, उसमें देखिए क्या मीटर कहीं और से आया है? जहां लेंथ होगा, लेंथ की बात जहां भी होगी वहां पे मीटर यूनिट लिखा जाएगा, मास आएगा तो केजी लिखा जाएगा, ये कहीं और से आया नहीं है। लेकिन वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो लेंथ और टाइम से ली गई है। इसका मतलब है कि कहीं से ये डिराइव हुई है, ये लेंथ और टाइम से डिराइव हुई है। तो इसी कारण से जो ऐसा यूनिट डिराइव्ड रहती है उसी को डिराइव्ड क्वांटिटीज या यूनिट्स बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये जो 7 हैं ये 7 तो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक, जो कहीं से डिराइव नहीं होते हैं, कहीं से किसी दूसरे से नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया कि ये जो 7 यूनिट्स है ये अपने आप में ही खास है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती, ये मौलिक मात्रा है। अब एक सवाल है कि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप भी हो सकते हैं, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कितनी है। तो बहुत सारे पढ़े होंगे ये 7, और साथ में आप 2 और भी पढ़े होंगे, एक प्लेन एंगल या एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन।
तो इस कारण से बहुतों को इसमें ये डाउट होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 हैं या 9 है। अब से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये 7 ही है, 7 ही होते हैं। लेकिन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें पहला है आपका एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन, और दूसरा सॉलिड एंगल। हिंदी में एंगल का कोण और सॉलिड एंगल को ठोस कोण बोलते हैं, ठोस कोण। तो इसकी यूनिट हो जाती है स्टेरेडियन। लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज में सिर्फ ये 7 ही आएंगे। ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। बट आपको ये दोनों भी याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है। तो ये समझ आ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ये 7 आप समझ गए हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए, इसके बाद एक छोटा सा सिंपल टॉपिक है जो हम लोग करेंगे और इस क्लास को एंड करेंगे इसके बाद। तो वो टॉपिक क्या है? तो वो है डायमेंशन के बारे में। अब ये डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन को हम हिंदी में आयाम कहते हैं। ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा शिक्षा ग्लोबल एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। आप अगर शिक्षा ग्लोबल एकेडमी करके सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये चैनल मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम जो आपके टॉपिक, ऐसे तो सिलेबस पूरी की पूरी हम ऐप पे पेड क्लासेस पे ही करवाएंगे, बट यहाँ पे हम लोग कुछ टिप्स ट्रिक्स या फिर कुछ एग्जाम से रिलेटेड नोटिस हुआ या पढ़ाई कैसे करनी है या फिर जैसे कुछ भी जो एक्स्ट्राज हैं वो सारे हम वीडियोस बना के इस चैनल पे डालते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम कनेक्टेड रहें। और आपको अगर यहाँ पे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस कराया जाएगा चैनल पे ही, तो आप सब्सक्राइब करके रख ले इस चैनल को। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। डायमेंशन, आयाम। अब आयाम होती क्या है, आयाम क्यों है, क्या है? तो जिस तरह से हमने देखा पिछले स्लाइड में, ऐसा यूनिट की लेंथ जो है उसकी ऐसा यूनिट मीटर है, मास की ऐसा यूनिट केजी है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है। तो उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे डायमेंशन। डायमेंशन में क्या होता है कि डायमेंशन में हम लेंथ में मीटर नहीं लेंगे। जब लेंथ की बात करेंगे यानी कि लंबाई की बात करेंगे तो हम मीटर नहीं, हम लोग एल लेंगे, कैपिटल एल की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे मेनली ऐसे 3 ही यूज होते हैं। मास की जब बात करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल एम, और तीसरा टाइम की बात करेंगे तो आ जाएगी कैपिटल टी। तो यहां पर मैं सातों का लिख देता हूं। फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात जब होगी तो उसे हम थीटा में बात करेंगे, थीटा उसकी डायमेंशन लेंगे। 5 में करेंट, करंट की अगर बात करें तो करंट का हो जाएगा आपका आई, आई नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जब बात करेंगे तो हो जाएगा एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीप्त तीव्रता की बात होगी तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात होगी तो जी। ऐसे ये सारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेनली ये 3 ही इस्तेमाल होते हैं, लेंथ, मास और टाइम, ठीक। अच्छा, आप मान लीजिए कि वेलोसिटी लिखें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम चले अगले स्लाइड से, एल एम टी, ये याद रखिए, लेंथ का एल,
मास का m और टाइम का t होता है डायमेंशन। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे यूज कैसे करेंगे, चलिए हम लमसम 20, 21, 22 फॉर्मूलाज देखेंगे। बाद बाकी फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला सबके डायमेंशन निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे के। मैंने पीडीएफ में वो सारे डाल दिए हैं, वहां से आप देख लीजिएगा, बट मेन मेन जो है वो मैं अभी करवा दूंगा आपको, 2021 लमसम करवा दूंगा। तो पहला हम लोग देखते हैं वेलोसिटी, यानी कि वेग। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। यहां पर हम लेंथ की बात करते हैं, और लेंथ का डायमेंशन हमने क्या देखा, लेंथ का डायमेंशन एल, मास का डायमेंशन कैपिटल एम, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट जब देखते हैं तो लेंथ की बात हो रही है, तो यहां पर होगा कैपिटल एल बाय बटा डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कैपिटल टी। तो जब टी ऊपर आ जाएगा तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, टी टू द पावर -1। ठीक, अच्छा, मैंने कुछ स्लाइड्स पहले ये बताया था कि कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, उसके पावर में अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो है होगी। तो हो सकता है कि आपको, अच्छा, यहाँ पे m पे पावर अगर जीरो लिखा जाए तो क्या ये गलत है, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि एल टी पे पावर -1 के फॉर्म में आपको एग्जाम में ऑप्शन में आंसर ना दिखे, आपको एम एल टी के फॉर्म में दिखे। तो एम एल टी के फॉर्म में कैसे होगा, m के पावर जीरो, यानी कि ये तो 1 ही हो जाएगा ना, एल 1 टी पे पावर -1। अच्छा, डायमेंशन क्या है, बहुत लोग को ये कंफ्यूजन भी रहता है कि डायमेंशन है क्या। तो मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि डायमेंशन, ये जो एम एल टी जो लिखा हुआ है ना, ये डायमेंशन इसको नहीं बोलते हैं। डायमेंशन बोलते हैं पावर्स को। ये जो पावर्स हैं, जैसे वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है, 0, 1 और -1, किसके ऊपर, एम एल टी में। तो ये पावर्स होते हैं जिसे डायमेंशन बोला जाता है, वो डायमेंशंस होते हैं। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हमेशा ही रहता है। ठीक, अब दूसरा दूसरा देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है एम भी। ठीक, तो भी अभी देखें हम लोग, वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का होता है एम, और वेलोसिटी का क्या है, एल टी पे पावर -1। ठीक, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम पे पावर 1, एल पे पावर 1, टी पे पावर -1। ठीक, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हुआ, 1, 1, -1, किसके ऊपर, किससे रेज किया गया, एम एल टी से रेज किया गया, 1, 1, -1। ठीक, अच्छा, डायमेंशन का मैं ये लिख देता हूं, डायमेंशन का डेफिनेशन, डायमेंशन आर द पावर through which the fundamental quantities or units, fundamental units are raised in order to express a unit या the unit of a quantity। ठीक, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन पावर है जिसके थ्रू से हमें फंडामेंटल यूनिट का हम लोग ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं, जो रेज किया हुआ ऑर्डर होता है उसे एक्सप्रेस करते हैं, जो कि यूनिट होता है। ठीक, डायमेंशन क्या है, पावर है, जिन पे जैसे एमएलटी, एमएलटी को रेज करें जिससे कि मोमेंटम की यूनिट, मोमेंटम की एमएलटी को कितना रेज की कि मोमेंटम की यूनिट को हम एक्सप्रेस करें। तो डायमेंशन, इसी से डायमेंशन से ही यूनिट निकाला जाता है। ठीक, आप हर फॉर्मूला का एम एल टी, अगर आपको फॉर्मूला पता है
कोई भी चीज का, तो आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे डायमेंशन खत्म ही नहीं होते हैं। तो इतने सारे डायमेंशंस तो नहीं, बट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं अभी करवा देता हूँ क्लास में ही। चलिए, दो हो गया। अब चलते हैं आगे। तीसरा, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यानी कि वेलोसिटी हम देखें, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय टाइम, चेंज इन टाइम का टाइम। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल बाय टी, और ये अगर नीचे आ जाएगा तो टाइम इंटू टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी इंटू टी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल टी पे पावर -2। ये कैसे आया? क्योंकि इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एल पे पावर टी पे पावर 2, तो टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टी पे पावर -2। और इसको अगर एम एल टी के फॉर्म में लिखना है तो एम के पावर 0 लिख सकते हैं, एल पे पावर 1 और टी पे पावर -2। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन? 0 1 -2 किस पे रेज किया गया है? एम एल टी पे। ठीक, चौथा देखते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का क्या होगा? एम, और एक्सेलरेशन का क्या होगा अभी हम निकालें? m0 l1 t टू द पावर -2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। ठीक, फिफ्थ, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या होगा अभी हम लोग निकाले? एम एल टी पे पावर -2। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ एरिया होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एम एल टी -2 बाय एल स्क्वायर बराबर, अब एल को अगर ऊपर ले जाते हैं तो वहां यहाँ पर 1 है, एल पे पावर 1 -2 और टी पे पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका m1 l पे पावर -1 टी पे पावर -2। ठीक, अब थोड़ा सा हम स्पीड में बढ़ेंगे। वर्क की अगर बात करें तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होगा? एम एल टी -2, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है, तो एल अब हो जाएगा m के पावर 1, l पे पावर 2, t पे पावर -2। इसी तरह 7 करते हैं एनर्जी। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपसे बनता चला जाएगा। एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अब हाँ, तो वर्क का भी जिस तरह से वर्क का ऐसा यूनिट जूल है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक, तो जब भी ये सब ऐसा यूनिट जैसे कि इन दोनों का सेम है तो इनका डायमेंशन भी सेम होगा। तो वर्क का क्या है? m1 l2 t पे पावर -2। तो एनर्जी का भी होगा सेम डायमेंशन, m l पे पावर 2 और t पे पावर -2। अब मान लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया, तो इसका भी सेम होगा m l पे पावर 2 t पे पावर -2। और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का भी अगर डायमेंशन पूछा जाए तो सेम होगा m1 l2 t पे पावर -2। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या है, ये सब पूछा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स को इनका फॉर्मूला ही याद नहीं रहता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास का m और डिस्टेंस का क्या होता है? l स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 l2 t पे पावर 0। ठीक, अच्छा, फोर्स आप याद रखिएगा, फोर्स का याद रखिएगा क्योंकि फोर्स का जो डायमेंशन है ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा और होता भी है। आते हैं नाइन्थ में, सरफेस टेंशन की अगर बात कर ली जाए तो
हो सकता है आपको इतने सारे फॉर्मूलाज देख के थोड़ा टेंशन हो रहा हो, बट कोई बात नहीं। इतना याद रखिए कि एग्जाम में छूटेगा नहीं। अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं तो कल को एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। ये सारा क्वेश्चन आप बना के आइएगा, दूसरे लोग छोड़ देंगे, आपका नहीं छूटेगा। तो आज मेहनत कर लीजिए। तो सरफेस टेंशन का हो जाएगा फोर्स बाय यूनिट लेंथ। ठीक, तो फोर्स का तो यहाँ पर दिया हुआ है। फोर्स का क्या है, कितना होता है, एम एल टी पे पावर -2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम एल टी पे पावर -2। और लेंथ है, लेंथ तो मीटर में ही होगा, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, हमेशा लेंथ का एल हो जाएगा। तो यहाँ पे एल एल अगर कट जाता है तो एम 1 टी पे पावर -2 ये हो जाएगा। ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल टी के फॉर्म में, m1 एल पे पावर 0 और टी पे पावर -2। ठीक, ये 9 हो गया। और भी जानना है आप लोग को फॉर्मूला डायमेंशंस का? कुछ और बता देता हूँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले ही बता देता हूँ, बाकी आप चैप्टर वाइज जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे उसमें फॉर्मूला बताया ही जाएगा, उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ते रहिएगा। 10th में देखते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो फोर्स का क्या होगा, हमने देखा था अभी, एम एल टी पे पावर -2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये भी तो मीटर में ही होगा, डिस्टेंस की बात हो रही है तो, यानी कि लेंथ की बात हो रही है, तो इंटू एल। अब एम पे पावर 1, एल पे पावर 1 + 1 2 और टी पे पावर -2 इसका हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, तो स्ट्रेस का होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस, प्रेशर सेम सेम, तो स्ट्रेस का हो जाएगा फोर्स का एम एल टी -2 बाय एरिया। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, एल स्क्वायर। अब इसको जब ऊपर करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एम के पावर 1 एल 1 -2 -1 और टी पे पावर -2। ठीक, 12 में हम लोग देखेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल डिस्टेंस या ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों का ही क्या होगा, यहाँ पर भी मीटर लेंथ की बात हो रही है एल, नीचे भी लेंथ की बात हो रही है एल। तो इसको कैसे लिखेंगे, m0 l0 t0। इस टाइप के क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक, अच्छा, इस तरह का और भी कोई होता है जो डायमेंशन लेस होता है? तो हाँ, होता है, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर एक और बताता हूँ 13th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, तो ये भी आपका भी मीडियम 1 में स्पीड और मीडियम 2 का स्पीड को अगर करेंगे तो दोनों कट जाएगा, दोनों सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये भी m0 l0 t0 ये डायमेंशन लेस होता है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक, और भी आप लोग को जानना है? ठीक है, कुछ 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 और भी करवा देता हूँ। 14th में पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि छूटे नहीं आपका। पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा वर्क बाय चार्ज। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ डायमेंशन वाले में यहाँ पर कहीं पर भी आपको चार्ज दिख रहा है नहीं ना? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, करंट, करंट दिख रहा है। ठीक, ए करंट दिख रहा है, करंट का डायमेंशन। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, पर कैसे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, आपको पता है अभी देखें हम लोग क्या कि करंट का डायमेंशन ए, इसी तरह टेम्परेचर का भी होता है, थीटा में डायमेंशन दिया रहता है। ठीक, एक फॉर्मूला है करंट निकालने का। करंट कैसे निकाल सकते हैं कि
करंट बराबर चार्ज बाय टाइम। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, तो वही क्यू बाई टी करंट बराबर। तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज बराबर करंट मल्टीप्लाई बाय टी, करंट इंटू टी। ठीक, तो इसी को हम लोग यहां पर पुट करने वाले हैं। तो W क्या हो जाएगा? वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय क्यू का क्या हो जाएगा? IT करंट इंटू टाइम। अब फोर्स का याद होगा MLT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का L, I का A और टाइम का T, कैपिटल T। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? M1 L L 1 प्लस 1 2 और T माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और A पे पावर माइनस 1। ये आ जाएगा आपका डायमेंशन इसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर आता है आपका 15 में कुछ कुछ और भी टफ में जाते हैं, जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका क्या हुआ? इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है, मान आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी भी इक्वल्स टू के टी। ठीक, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक बात याद रखिए कि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो के को इधर करते हैं, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के इक्वल्स टू पी भी बाई टी। अब पी क्या है? पावर है, फोर्स बाय एरिया प्रेशर पावर, एफ बाय ए इंटू वॉल्यूम क्या होता है? एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करे तो वॉल्यूम निकल जाता है, एल इंटू एल एरिया होता है, उसमें अगर एक और एल मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। और नीचे में टी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का हमने क्या देखा? थीटा होता है, तो यहां पर थीटा MLT माइनस 2 L बाय थीटा। ठीक, यहां पर तो ए और ए कट जाएगा ना, एरिया एरिया और एरिया कट जाएगा, तो फोर्स इंटू एल बचेगा। तो फोर्स का क्या होता है? MLT माइनस 2 और लेंथ का L बटे थीटा। तो यही आपका आ जाएगा डायमेंशन इसका, M1 L1 L2 T टू द पावर माइनस 2 और थीटा पे पावर माइनस 1। ठीक, 16th में देखते हैं और भी कुछ कुछ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। H, तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू एफ। यहाँ पर क्या है एनर्जी? ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, ई का मतलब, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोन थ्योरी दिया था। इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि लाइट ये ट्रेवल करता है, मतलब सिर्फ मतलब दो तरह से लाइट ट्रेवल करता है, इन्होंने ही बताया था, फोटोन थ्योरी। वो लाइट के चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको। और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट एच का। तो एच को हम ऐसे लिख सकते हैं ई बाई एफ। ठीक, तो ई क्या है? एनर्जी, एनर्जी वर्क कर सकते हैं बाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टी, 1 बाई टाइम। अब यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम यहां पर नीचे है तो ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम का टी। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं MLT माइनस 2 इंटू एल इंटू टी। क्या हो जाएगा? एम एल 2 है, एल पे पावर 2 और टी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ठीक, मजा आया? और भी कुछ कुछ मजेदार देख लेते हैं।
17। अब हाँ, इसमें भी बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। अच्छा, मान लीजिए आपको अगर मैं इसका फॉर्मूला दे दूं तो क्या आप बना लीजिएगा? तो आप ट्राई कीजिए, फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, आप पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक ना? तो फॉर्मूला यह है कि फोर्स बराबर जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ठीक, आप अगर ट्राई करेंगे तो ट्राई कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि जी हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, तो जी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी के पावर 2 बाई m1 इंटू m2। तो यहाँ पर फोर्स, पहला तो फोर्स है MLT-2, याद हो गया होगा आप लोग को भी। फिर ds, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लेंथ ही तो है, तो एल स्क्वायर मास। अब एक हो दो हो, उसे डिनोट तो डायमेंशन में एम से ही करेंगे, तो एम इंटू एम, एम चला गया तो हो जाएगा कितना, एम एक है ऊपर चला जाएगा तो -1, एल 3 है तो एल का क्यूब हो जाएगा एल पे पावर 3, और टी -2, ये हो जाएगा आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक, अब कुछ कुछ और टफ वाला देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, इसका क्या होता है, वेलोसिटी बाय रेडियस। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय रेडियस। रेडियस भी तो मीटर में ही नापा जाता है, मतलब कि लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी एल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट एल बाय टी, और एल 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 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/t, t-1। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि 1/t जो है t-1, ये सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी का भी है डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का भी तो यही होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का और फ्रीक्वेंसी का सेम डायमेंशन होता है। ठीक, अब 19 देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम। का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर, एम माने मास तो कैपिटल एम, वी का वेलोसिटी, एल बाई टी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और आर डिस्टेंस का ही बात हो रही है। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, m1 l2 t-1 एंगुलर मोमेंटम हो गया। फिर 20 में हम देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, बस मूल मंत्र यही है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पोटेंशियल बाय करंट। ठीक, तो पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क बाय क्यू, पोटेंशियल, ठीक, इनटू आई। तो जैसा कि चार्ज का हमें पता नहीं है, मतलब करंट का सिर्फ हम जानते हैं, तो हमें एक फॉर्मूला याद पता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो उसी को हम यूज करेंगे, I इंटू टी क्यू के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी इंटू आई। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई आई इंटू आई, और टाइम का टी। फोर्स का पता है MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल, आई इंटू आई, ए पे पावर 2 और टी, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल पे पावर टी 2, टी पे पावर -2 और ए पे पावर -2। ठीक, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एम पे पावर 1, एल पे पावर 2, टी पे पावर -2 और ए पे पावर, अरे नहीं, टी पे पावर -1, क्योंकि नीचे भी तो एक टी है। ठीक, और ए पे पावर -2। ठीक, ये हो जाएगा 21। देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास बाय वॉल्यूम। मास का m और वॉल्यूम क्या, एरिया इंटू एल, तो एल क्यूब, m1 एल टू द पावर -3, अगर MLT के फॉर्म में लिखना तो T0, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और 22 हम लोग देख लेते हैं, एंगल। एंगल का क्या डायमेंशन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, एंगल डायमेंशन लेस होता है।
ठीक, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। दूसरी बात आपसे अगर ये पूछें कि अगर इसका डायमेंशन नहीं होता तो क्या इसका यूनिट होता है? तो हाँ, इसका यूनिट होता है। यूनिट क्या है? रेडियन। इसी तरह एक और होता है सॉलिड एंगल, जो हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में पढ़े, फंडामेंटल वाले में। सॉलिड एंगल ये भी डायमेंशन लेस होता है और इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज बताइए जिनका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। यूनिट तो है यानी इकाई, बट डायमेंशन नहीं। ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? तो यही है, ये पहला, ये दूसरा, एंगल और सॉलिड एंगल। कौन? ठोस कौन। ठीक। अच्छा, आपसे इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन है पर यूनिट नहीं है। तो आप क्या आपको पता है कि क्या है आंसर? अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटीज होता ही नहीं है जिसका डायमेंशन हो और यूनिट ना हो। ठीक, तो इसका उल्टा होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, तो उसमें भी ये दो होते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमने पीछे में जैसे कि हाँ, ये सब हमने करा। यहाँ पे जैसे कि स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब हमने देखा था। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखे हम लोग कि ये डायमेंशन लेस है, इनमें कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन जब हम ये सब कांस्टेंट्स में जाते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इन सब में डायमेंशन है। तो इन सब क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जिसमें डायमेंशन होती है उन्हें हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी लाइट की जितनी बढ़ेगी उतनी एनर्जी फोटोन की रहेगी। ठीक, और जितनी घटेगी उतनी घटेगी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आता है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में क्या होता है कि डायमेंशन होता है। ठीक, तो ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं, बट याद रखिएगा। ऐसे तो जीडी, सीएचएसएल, रेलवे, इन सब में इतना डेप्थ में नहीं जाता, बट सीजीएल में हो सकता है जाए। बट सीजीएल तक में ही इतना डेप्थ तक जाया जा सकता है। इसके बाहर तो इस चैप्टर से कोई भी आप एग्जाम में बैठो, आई मीन कंपटीशन वाले, आईआईटी जेई नीट, ये सब छोड़ के, तो मतलब जॉब वाले जो एग्जाम्स हैं, एसएससी के कोई भी एग्जाम में बैठ जाए, रेलवे का, तो इससे बाहर नहीं पूछने वाला है इस चैप्टर से। निश्चिंत होकर आप तैयारी कीजिए। और थैंक यू हमारे साथ बनने रहने के लिए। और आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ इस ऐप को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन मिले अफोर्डेबल प्राइस में। थैंक यू। बाय बाय।